Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss respiration in birds. So let's move to the classboard. So dear students, chapter number 13, gaseous exchange, and now respiration in birds. Or the AVES. So dear students, birds, they are vertebrates, and they belong to class AVES. Okay. And the most important thing about the AVES is that, which you have learned in chapter number 10, that they have feathers or wings, which are used to fly. And number 2, dear students, one of the most important feature among the birds is that they lack diaphragm. आपने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा था, जो डायफ्राम है दैट इज जस्ट द फीचर ऑफ मैमल्स. सो हमारे अंदर आगे चलकर हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस में विद दैट वी आर मैमल्स, कि हमारे अंदर मौजूद है एक थिक मस्कुलर शीट जो कि लंग्स के बिल्कुल नीचे मौजूद है. इसके 2 फंक्शंस हैं, आगे चलकर हम डिस्कस भी करेंगे. एक तो ये थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से यानी कि डिफ्रेंशिएट करती है, अलग करती, सेपरेट करती है. और नंबर 2, इट ऑल्सो हेल्प्स इन रेस्पिरेशन. जबकि बर्ड्स के अंदर ये डायफ्राम यानी कि मस्कुलर शीट मौजूद नहीं होती है. और डियर स्टूडेंट्स, इस एतबार से देखें तो ये इनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम उस एतबार से यानी कि मोस्ट एफिशिएंट नहीं है, लेकिन स्टिल ड्यू टू देयर हाई मेटाबॉलिक रेट, और उसके बावजूद भी हाई मेटाबॉलिक रेट होने के बावजूद ये किस तरह से अपना जो गैसियस एक्सचेंज है उनको मेंटेन कर पाते हैं, उस एतबार से देखा जाए तो ये मोस्ट एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल टर्म्स इसको समझा जाता है. क्लियर? और डियर स्टूडेंट्स, तीसरा इसमें फैक्टर याद रखिएगा, इनके अंदर जो लंग्स हैं वो उस तरह से नहीं है जैसे कि like balloon like or delicate. So their lungs are rigid. The lungs are a rigid structure, not balloon like, जैसे कि हमने इससे पहले एम्फीबियंस में भी डिस्कस किया था. सो उस तरह से नहीं है. जैसे ह्यूमंस के अंदर थोड़ी सी इलास्टिसिटी होती है, तो इनके अंदर ऐसा नहीं है, ये लंग्स इनके रिजिड होती हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, इस लाइन को MCQs के लिए मार्क कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है. द बर्ड्स हैव द मोस्ट efficient respiratory system clear? They are highly metabolic animals. They are highly
metabolic animals because they are engaged in a complex activity of flight, क्योंकि इनके अंदर वो फ्लाइट का जो मैकेनिज्म है ये बहुत ही कम्प्लेक्स एक्टिविटी है और बहुत ही पावर कंज्यूमिंग एक्टिविटी है। सो इस वजह से इनको हाईली मेटाबॉलिक एनिमल्स कहा जाता है और इसके बावजूद भी हाई मेटाबॉलिज्म होने के बावजूद ये अपने जो गैशियस एक्सचेंज है उसको मेंटेन करते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न दे आर कॉल्ड एज द मोस्ट एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम दे पोजेस। क्लियर? They need high levels of oxygen. उसकी क्यों जरूरत पड़ती है स्टूडेंट्स? To meet the needs the needs of energy. क्लियर? एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो उसको पूरा करने के लिए इनको ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, क्योंकि एनर्जी कैसे हमें मिलेगी या इनको कैसे मिलती है आप लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 12 में, चैप्टर नंबर 11 के अंदर डिटेल के साथ कि जब ऑक्सीडेशन होती है फूड की तो उसी वक्त जो है इन दैट वेरी केस जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं फूड के अंदर यानी ग्लूकोज के अंदर वो ब्रेक होते हैं और उनमें से रिलीज होती है द स्टोर्ड केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो उड़ना जो है फ्लाइंग द फ्लाइट मैकेनिज्म इट इज़ हाईली एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो उस पर्पज़ के लिए दे नीड हाई लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को इनहेल करना और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है। इस वजह से इनके अंदर ये समझा जाता है दैट दे हैव द मोस्ट एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम दे पोजेस। क्लियर? Number 2, the lungs of birds have thin-walled ducts which are open at both ends and richly supplied by the capillaries, the smallest blood vessels. Capillaries, the smallest blood vessels. These ducts are called parabronchi. They are called as parabronchi. क्लियर? सो लाइक ह्यूमंस इनके अंदर एल्वोलाई नहीं होते, तो एल्वोलाई की जगह थिन वॉल्ड डक्ट्स होती हैं। उन डक्ट्स ये दोनों एंड्स पे ओपन होती हैं। आगे डायग्राम में भी आपको क्लैरिफाई करूंगा। तो इनको कहा जाता है पैराब्रोंकाई। क्लियर? the lungs of birds lack alveoli. So इनके अंदर वो एयर सैक्स जैसे alveoli हमारे अंदर होते हैं वो नहीं होते। Instead they have parabronchi. क्लियर? उन्हीं की जगह पर क्या मौजूद हैं? पैराब्रोंकाई। अब स्टूडेंट्स इनके अंदर जो फ्लो ऑफ एयर है वो वन वे है। क्लियर? द फ्लो ऑफ एयर इज वन वे। इस बात को मैं क्लैरिफाई करता हूं डायग्राम के जरिए। द फ्लो ऑफ
air. In birds, respiratory system is one way. एक ही डायरेक्शन में वो फ्लो होगा, ठीक है. And in this way, no stale of air remains inside the lungs, and the parabronchi are constantly ventilated by air. डियर स्टूडेंट्स, ये कैसे पॉसिबल होगा? इनके पास इन पैराब्रोंकाई के अलावा एक और बहुत ही जबरदस्त किस्म का स्ट्रक्चर मौजूद है, which is called as air sac. The lungs of birds have extensions which are called air sacs. Here. And in most of the birds, there are 9 air sacs. इसको MCQ के लिए मार्क कर लें प्लीज, ठीक है. मोस्ट ऑफ द बर्ड्स के अंदर कितने एयर सैक्स हैं? That are 9 in number. So dear students, now let us see एक इनके फ्लो डायग्राम के जरिए आपको समझाऊंगा. So this is the lung of bird, and these are the thin-walled ducts opened at both ends. These are the parabronchi actually. तो एक स्कीमेटिक डायग्राम है जो एक बर्ड का रेस्पिरेटरी सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रही है. So that is the trachea,
क्या, और इसके जो एयर सैक्स हैं, ये यहाँ पर मैंने एयर सैक्स को दो में क्लासीफाई किया है, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड एज द पोस्टीरियर एयर सैक्स, ठीक है, और ये वाले एंटीरियर कहलाते हैं, द एंटीरियर air sac, clear, and these ducts, these are called as parabronchi, clear। अब डियर स्टूडेंट्स, ये ज़रा गौर से समझना है कि किस तरह से होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एयर इस तरह से इस डायरेक्शन में मूव करती हुई एंटर हुई इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल मूव towards the posterior air sacs, posterior air sacs में एंटर होगी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, तो posterior air sacs वो inflate हो जाएंगे, they will become inflated like this। so आप देख सकते हैं इनका साइज इंक्रीज हो गया, they have become inflated। जब ये inflate होंगे then when they are compressed, जब ये compress होंगे तो अब एयर यहाँ से मूव करती हुई इन पैराब्रोंकाई के अंदर मूव करेगी, इन डक्ट्स के अंदर मूव करेगी, और यहां से मूव करने के बाद इट इज कलेक्टेड इनसाइड दिस एंटीरियर एयर सैक्स। यहां से फिर जब ये एंटीरियर एयर सैक्स में आएगी देन द एंटीरियर एयर सैक्स दे बिकम इन्फ्लेटेड, और फिर जब ये इस तरह से डिफ्लेट होंगे देन द एयर मूव्स डाउन, और यहां से वो वापस चली जाएगी इस तरह से। तो पहले जो एयर आई है वो रिमूव होगी, तभी एट द सेम टाइम वो दूसरी जो मतलब के जो वॉल्यूम है एयर का वो एंटर होगा। सो पहले जो एयर एंटर हुई थी वो पोस्टीरियर एयर सैक्स में गई, पोस्टीरियर एयर सैक्स कंप्रेस्ड हुए, उसके बाद ये पैराब्रोंकाई से एंटीरियर एयर सैक, एंटीरियर एयर सैक से फिर वो वापस एक्सहेल हो जाएगी। सो दिस इज़ द मैकेनिज्म। अब इनको एफिशिएंट क्यों कहा जा रहा है? ये जो पैराब्रोंकाई हैं इनकी वॉल्स के ऊपर इस तरह से मौजूद हैं, दे आर रिचली सप्लाइड, इनकी जो वॉल्स होती हैं दे आर सप्लाइड विद कैपिलरी नेटवर्क लाइक दिस, ठीक है। सो दीज आर द कैपिलरीज। अब इसको ज़रा मैं, ये आपको इसका मैकेनिज्म समझ आ गया, ये किस तरह से एयर जो है वो फ्लो करेगी। अब इसको ज़रा थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं इनके लंग्स को। ये जो पूरा पिंक कलर में आपको नजर आया दैट इज बेसिकली द लंग ऑफ अ बर्ड। सो दिस इज अ पैराब्रोंकस, ये एक डक्ट है पैराब्रोंकाई, और इसके ऊपर मौजूद हैं इस तरह से द कैपिलरीज इनकी वॉल्स के ऊपर। तो यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऐसे इस डायरेक्शन में नीचे मूव कर रहा है, ठीक है। जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ ब्लड क्या है, इन दिस वे, इस डायरेक्शन में, जबकि एयर किस तरह मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में। सो दिस इज कॉल्ड एज काउंटर करंट, दिस इज काउंटर करंट ऑफ एयर, क्लियर। सो एयर एंड ब्लड, काउंटर का मतलब होता है ऑपोजिट और करंट का मतलब होता है फ्लो। तो ब्लड जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द ब्लड, और एयर जो है वो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इसी दौरान इनमें से जब ये ऐसे मूव कर रहे होंगे, सो द एयर इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ब्लड इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, और इसी दौरान यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इनके अंदर चली जाएगी डक्ट्स में, और यहाँ से जो ऑक्सीजन थी वो डिफ्यूज कर कर और इस इनकी जो कैपिलरीज हैं उनके अंदर चली जाएगी। सो इस तरह से वो ऑक्सीजनेट होना शुरू हो जाएगा, क्लियर। सो कॉन्स्टेंटली ऐसा ही हो रहा है, मुसलसल एयर आई, पोस्टीरियर एयर सैक्स, देन टू द पैराब्रोंकाई, देन टू द एयर इंटीरियर, एंटीरियर से होते हुए वापस थ्रू द माउथ एंड नोज, द रेस्पिरेटरी सिस्टम, इट इज एक्सहेल्ड। दिस इज इनहेलेशन and this is exhalation. So one way flow,
दिस इज़ वन वे फ्लो, एक ही डायरेक्शन में जो एयर है वो फ्लो करती है. ठीक है. नाउ डियर स्टूडेंट्स, इफ यू टॉक अबाउट द एयर सैक्स, थोड़ा सा मज़ीद इसको एलेबोरेट करते हैं. सो दिस इज़ द lung of a bird, और यहाँ पर मौजूद हैं ये इसकी एक्सटेंशंस, दीज आर कॉल्ड द एयर सैक्स. क्लियर? So these are the air sacs. So like this. अब स्टूडेंट्स, इनके जो एयर सैक्स हैं, दे एक्ट एज बेलोज. इस पॉइंट को भी समझ लें. The air sacs in birds act as or work like bellows. bellows का पता ना डियर स्टूडेंट्स आपको? बेसिकली आप अगर इफ यू हैव विजिटेड एनी द ब्लैक स्मिथ स्पेशली, तो जो पुराने वक्तों में ख़ास तौर पर क्या होता था, या अगर आपने इफ़ यू हैव सीन द टॉम एंड जेरी कार्टून्स, उसमें भी एक दो दफ़ा वो दिखाया गया कि एक इस तरह से वो हारमोनियम टाइप एक इस तरह से एक फ्लैप होता है और उसके आगे एक डक्ट बनाई होती है. ठीक है, यहाँ पर ये इसका वो ग्रिप है, इसी के नीचे भी यानी कि दो फ्लैप्स होते हैं. तो इसको जब इस तरह से ओपन करते हैं तो एयर जो है वो अंदर चली जाती है, इस तरह से वो इन्फ्लेट हो जाता है. और जब इसको ऐसे वो जो पर्सन है वो इसको ऐसे प्रेस करेगा तो जो इसके अंदर एयर कलेक्ट हुई थी वो बड़ी फोर्सफुली जो है यहाँ से मूव कर जाएगी बाहर की तरफ. तो इसी तरह से जब एयर आती है इन एयर सैक्स के अंदर तो वो इन्फ्लेट हो जाते हैं. ठीक है, एंड दे एक्ट लाइक बेलोज. वो इन्फ्लेट हुए, जब ये डिफ्लेट होंगे इस तरह से तो वो बड़ी फोर्स के साथ एयर को पुश करेंगे. जो पोस्टीरियर एयर सैक्स हैं ये पुश करेंगे इनटू द लंग्स, और लंग्स में मौजूद हैं पैराब्रोंकाई. सो पैराब्रोंकाई में से वो बड़ी प्रेशर के साथ मूव करते हुए यहाँ से निकलेंगी, तो इस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं. ब्लड इज़ मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन. यहीं पे इनका एक्सचेंज होगा, यहीं पे डिफ्यूजन के ज़रिए जो गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वो मूव करके इन डक्ट्स में आ जाएगी. ऑक्सीजन जो थी इस एयर के अंदर, उसकी कंसंट्रेशन चूँकि एयर के अंदर ज़्यादा है, इन ब्लड वेसल्स के अंदर कम है, कैपिलरीज के अंदर कम है, तो ऑक्सीजन यहाँ से डिफ्यूज़ करके इनके ब्लड वेसल्स में आ जाएगी. क्लियर? सो दिस इज़ हाउ they act as the air sacs of the birds, they act as the bellows. अब डियर स्टूडेंट्स, इसमें मुख्तलिफ तरह के एयर सैक्स मौजूद हैं. The cervical air sac, then is the interclavicular air sac, anterior thoracic air sac, and the posterior thoracic air sacs. Clear? So these are the categories of the air sacs which are present in the birds. Dear students, ये जो एयर सैक्स है इनके ख़ास बात एक और याद रखिएगा कि these air sacs, these
air sacs also penetrate some bones, कुछ हड्डियों में भी चली जाती हैं, ठीक है। उन बोन्स को न्यूमैटिक बोन्स भी कहते हैं। उनके अंदर एयर स्पेसेस मौजूद होती हैं और उनके अंदर मौजूद ये पेनिट्रेट कर जाते हैं एयर सैक्स टू मेक इट लाइट। क्योंकि फ्लाइट एक्टिविटी, डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, उसमें जितना वज़न इनकी बॉडी का कम होगा उतना ही आसानी के साथ और एफिशिएंटली ईज़िली ये फ्लाई कर सकेंगे। तो अल्लाह ताला ने इनके अंदर कुछ हड्डियों के अंदर वो सुराख रखे हैं और यानी कि उनमें स्पेसिस है और वो एयर स्पेसिस के अंदर एयर सैक्स जो है वो पेनिट्रेट करते हैं। जब वो इन्फ्लेट होते हैं सो दे मेक दम मोर लाइट। इनका स्केलेटन जो होता है वो मज़ीद लाइट वेट हो जाता है और ये बहुत आसानी के साथ फ्लाई भी कर सकते हैं, एक्टिवली जो फ्लाइट कर सकते हैं और ये आसानी से ग्लाइड भी कर सकते हैं। क्लियर? सो दिस इज़ हाउ दे यूज टू फ्लाई the birds, and this is how the respiratory system जो है works in the birds. So most efficient, this is the most efficient way of respiration which is present in the birds. So dear students, hopefully आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे रेस्पायरेशन इन ह्यूमंस। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।